गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए कल जो हमने पढ़ाया था वो वीडियो नंबर 4 था, ठीक है, सॉरी वीडियो नंबर 3 था और चैप्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर ही था, लेकिन द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर पार्ट 1 था। यहाँ पर क्या लिखे, पार्ट 2 लिखे, ठीक है, लेकिन कल क्या था, पार्ट 1 था। इसलिए आज पार्ट 2 लिखे हैं क्योंकि कल जो हमने पढ़ा रहा था उसमें से कुछ बाकी रह गया था, जिस वजह से आज हमको पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। कल हमने बतलाया था कि इंग्लिश जो है एक अनजान भाषा है और दुनिया के किसी भी अनजान भाषा को जानने के लिए 5 रिक्वायरमेंट से गुजरना पड़ता है, अर्थात 5 आवश्यकताओं से गुजरना पड़ता है। पहली आवश्यकता हमने बतलाया था सीखने वाली भाषा के लेटर को जानना, सीखने वाली भाषा के लेटर्स को जानना। दूसरी आवश्यकता हमने बतलाया था सीखने वाली भाषा के वर्ड्स को जानना। तीसरी आवश्यकता हमने बतलाया था कि अपने भाषा से सीखने वाली भाषा के ट्रांसलेशन को जानना। और चौथी हमने बतलाया था, चौथी आवश्यकता कि भाषा में प्रयोग होने वाले चिन्हों को जानना। और पांचवी आवश्यकता हमने बतलाया था कि कहानी, कविता, संक्षेपण, लेख etc जिस भाषा को आप सीख रहे हैं उस भाषा में शुद्ध लिख लेना, पढ़ लेना और बोल लेना और समझ लेना, ये पांचवी आवश्यकता थी, ठीक है। इसको ठीक ढंग से पूरा विस्तार से कल हमने एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो नंबर 3 में। और यह हम कल बताया था और साथ ही साथ कि इन्हीं 5 आवश्यकताओं को, अभी जो हमने बताया 5 आवश्यकता, इन्हीं 5 आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कॉपी या किताब को ही इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने बतलाया था वीडियो नंबर 3 में कि यह 5 आवश्यकताओं को देखते हुए इंग्लिश ग्रामर को भी 5 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। इन 5 आवश्यकताओं को देखते हुए इंग्लिश ग्रामर को भी 5 भागों में बांट दिया गया है। बताइए क्या इनसे पहले पता था इसके बारे में कि इंग्लिश ग्रामर को भी 5 भागों में बांटा गया है? बताइए। इसलिए कहते हैं वीडियो को देखिए, ये बेसिक लेवल से कंपटीशन लेवल तक हम चलेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट किए कंपटीशन लेवल तक चलेंगे। इसलिए हम कहते हैं मेरा वीडियो नंबर के हिसाब से देखिए और रेगुलर मेरा जो वीडियो जो भी अपलोड हो रहा है रेगुलर देखते रहिए। आप लोग को बेसिक से कंपटीशन लेवल तक का कंप्लीट करवा देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो 5 बतलाया था, इंग्लिश ग्रामर को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम क्या था, ऑर्थोग्राफी। दूसरा भाग का नाम था इटिमोलॉजी, जो कि यहाँ है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी। तीसरा भाग का नाम था इंग्लिश ग्रामर के, तीसरा भाग का नाम था सिंटैक्स, वाक्य विचार। इंग्लिश ग्रामर के चौथा भाग का नाम रखा गया था पंक्चुएशन। फिर इंग्लिश ग्रामर के 5वां भाग का नाम रखा गया था प्रोसोडी, छंद विचार, ठीक है ना। कल ये सब हम वीडियो नंबर 3 में बतलाया था। आज वीडियो नंबर 4 में हम इन्हीं 5 को एक एक करके व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के किस हिस्सा में हमको क्या क्या चीज़ सीखने को मिलता है। वोवेल कॉन्सोनेंट सीखते हैं तो किस इंग्लिश ग्रामर के किस हिस्सा में सीखते हैं, किस भाग में सीखते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के कौन से भाग में हम नाउन प्रोनाउन का अध्ययन करते हैं, वो सारा कुछ आज जानने का मौका मिलेगा जानने का, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। चलते हैं आज इस टॉपिक पे। तो क्या है, पहला टॉपिक है ऑर्थोग्राफी। पहला टॉपिक ऑर्थोग्राफी, ठीक है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया था। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा एटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन, 5वां प्रोसोडी, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा जो गया था। आज 5 भाग जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, etc, 5 का विस्तार पूर्वक से एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए आज यह वीडियो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, स्किप किए बिना अच्छी तरह से देखते रहिए। देखिए चलिए चलते टॉपिक पे। ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है? ऑर्थोग्राफी की हिंदी वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी की हिंदी क्या होती है? वर्ण विचार, ठीक है। ऑर्थोग्राफी, देखिए ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के किस भाग को ऑर्थोग्राफी कहते हैं वो देखिए। ऑर्थोग्राफी, ठीक है, यहाँ से
स्टार देके लिख सकते हैं, लिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट दे दिए हैं, या यहाँ पर है ऑर्थोग्राफी लिखा हुआ, यहाँ के यहाँ से लिखाना है, बाद में लिखाएंगे, पहले समझ लीजिए, पहले समझिए। ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को कहा जाता है, या ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर के उस हिस्सा को कहा जाता है, जिस भाग या जिस हिस्सा से हमें अक्षरों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। समझे? एक बार फिर से समझ लीजिए, ऑर्थोग्राफी क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर के जिस हिस्सा या जिस भाग से हमें अक्षरों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उन्हीं इंग्लिश ग्रामर के उन्हीं हिस्सा या भाग को, या इंग्लिश ग्रामर के उसी हिस्सा या भाग को हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, लेटर पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, वोवेल पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, सेमी वोवेल पढ़े हैं, किसके अंतर्गत आता है? इंग्लिश ग्रामर के कौन से पार्ट्स के अंतर्गत आता है बताइए? यही ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत। ABCD आपने कहाँ सीखा है? अगर आपसे कोई पूछ दे आपने ABCD कहाँ सीखा है, ये हरगिज़ नहीं बोलिएगा कि भैया के पास, पापा के पास, गुरुजी के पास, नहीं। ऑर्थोग्राफी जो कि एक लेटर्स है, सॉरी ABCD जो कि एक लेटर्स है, और वो जो है हम ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत सीखते हैं। अगर कोई पूछ दे ABCD तुमने कहाँ सीखा है, बोलना है ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत। ये नहीं बोलना है हम टीचर के पास सीखे हैं, भैया के पास सीखे हैं, पापा के पास सीखे हैं, ये नहीं बोलना है। अगर कोई पूछ दे कि ABCD कहाँ सीखा है, बोलना है ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत, क्योंकि ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत ही अभी हमने क्या बतलाया, ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर के उस भाग या उस हिस्सा को कहा जाता है जिससे अक्षरों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब A से लेके Z तक लेटर नहीं है क्या, अक्षर नहीं है ना? ये सब हम कहाँ सीखते हैं? ऑर्थोग्राफी में, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखिए, तो ऑर्थोग्राफी लिख देते हैं, उसके बाद चलेंगे एटिमोलॉजी पर, ठीक है। ऑर्थोग्राफी देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। जहाँ भी आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा कमेंट कर दीजिए, कमेंट में बोल दीजिए कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, हम कोशिश करेंगे बताने का। चलिए ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी, ठीक है। लिखिए, यहाँ से लिखिए, ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश GRAMM, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को ऑर्थोग्राफी, ऑर्थो आप लिखे हैं, आप लिख दीजिएगा पूरा ऑर्थोग्राफी, ठीक है। ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को ऑर्थोग्राफी कहा जाता है जिस भाग से हमें अक्षरों से जुड़ी हुई संपूर्ण लिखिएगा, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हो, लिख लीजिए। ऑर्थोग्राफी क्या है? ऑर्थोग्राफी है इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को ऑर्थोग्राफी कहा जाता है जिस भाग से हमें अक्षरों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए नोट में ये लिख लीजिएगा, नोट लिखा देते हैं। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम किन किन चैप्टर्स का स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो लिखा देते हैं यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कौन से इंग्लिश ग्रामर के
कौन से हिस्सा के अंतर्गत, किस पार्ट्स के अंतर्गत हम कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम लिखा देते हैं। ऑर्थोग्राफी के बारे में हमने लिखा दिया, ऑर्थोग्राफी क्या होता है, किसे कहते हैं। अब ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत किन किन चैप्टरों का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर उन चैप्टरों का हम नाम लिख देते हैं, और ये आप लोग के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखिए, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम LETTERS लेटर्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेटर एक चैप्टर का नाम है, लेटर्स पढ़ते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, ALPHABETS अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेटर्स कहाँ पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद वोवेल पढ़ते हैं, VOWEL वोवेल पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या है, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स और वोवेल पढ़ते हैं। इसके बाद कॉन्सोनेंट भी पढ़ते हैं, CONSONANT कॉन्सोनेंट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स भी पढ़ते हैं। उसके बाद सेमी वोवेल भी पढ़ते हैं, सेमी वोवेल या सेमी वोवेल्स जो भी कहिए, एक से अधिक वोवेल्स है, सेमी वोवेल्स ना, दो गो है ना, इसलिए सेमी वोवेल्स, ठीक है। सेमी वोवेल्स पढ़ते हैं। उसके बाद साइलेंट लेटर पढ़ते हैं, साइलेंट लेटर्स ETC। ये सब कहाँ पढ़ने को हमको मिलता है, इंग्लिश ग्रामर के किस पार्ट्स के अंतर्गत, तो ऑर्थोग्राफी पार्ट्स के अंतर्गत। ऑर्थोग्राफी पार्ट्स के अंतर्गत ही हम ये सारे चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं। लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वोवेल, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वोवेल्स, साइलेंट लेटर्स, ETC, ठीक है। यानी कि अक्षर से जुड़ी हुई जितनी भी चैप्टर्स है, सबके सब चैप्टर्स का अध्ययन हम ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। समझ गए। चलिए, आज आपको पता चल गया होगा, हम लेटर्स पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, वोवेल, कॉन्सोनेंट इत्यादि जो पढ़ते हैं, साइलेंट लेटर, ये सब जो पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर के किस हिस्सा से पढ़ते हैं, आज आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत। इसके बाद चलते हैं हम इटिमोलॉजी के अंतर्गत। देखिए, मेरे साथ आप बने रहिए, हम आपको बेसिक लेवल से कंपटीशन लेवल तक पढ़ा देंगे ठीक तरह से, ठीक है। बस मेरे साथ आप बने रहिए, और मेरे वीडियो जो है नंबर के हिसाब से देखिए। और हमने बतलाया था, हमारा वीडियो पढ़ाने का मात्र एक मकसद है, पैसेज सिखाना। 3 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के इंग्लिश बुक्स के पैसेज को सिखाना। अगर आप पैसेज सीखना चाहते हैं, देखिए, अगर आप पैसेज सीखना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ग्रामर को ठीक ढंग से पढ़ना चाहते हैं विस्तार से, ठीक है। नंबर 3, अगर आप SVOR यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट ढूंढने के लिए विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो नंबर के हिसाब से दे रहे हैं, और आप मेरा वीडियो को नंबर के हिसाब से निकाल के पढ़ सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं होगा, आज हम यहाँ से देख लिए, कल वहाँ देख लिए, ऐसा नहीं होगा। बस आप वीडियो को नंबर के हिसाब से देखते जाइए, और आपको एक तरफ से देखने का मौका मिलता ही जाएगा, ठीक है। इसलिए हम वीडियो नंबर का प्रयोग किए हैं। चलो, ऑर्थोग्राफी समझ गए। इसके बाद अपना सब चलते हैं इंग्लिश ग्रामर के दूसरा पार्ट्स का क्या नाम है, बताइए। क्या, एटिमोलॉजी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, एटिमोलॉजी आज तो अभी चर्चा कर रहे हैं, अब एटिमोलॉजी पे। दूसरा है एटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, एटिमोलॉजी, ठीक है। एटिमोलॉजी की हिंदी होती है शब्द विचार, ठीक है। अब एटिमोलॉजी क्या है वो देखें। एटिमोलॉजी इंग्लिश ग्रामर के उस हिस्सा को कहते हैं, या उस भाग को कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग या जिस हिस्सा से हमें शब्दों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, इंग्लिश ग्रामर के उस हिस्सा या उस भाग को हम एटिमोलॉजी कहते हैं, जिस इंग्लिश ग्रामर के जिस हिस्सा या जिस भाग से हमें शब्दों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अर्थात
शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, वर्ड्स की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ड्स का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ड्स का नाम क्या है, वर्ड्स की अवस्था क्या है ना, वर्ड्स कौन से वर्ड्स का प्रयोग किस स्थिति में किस सिचुएशन में किया जाता है, वो वर्ड्स के बारे में सारी जानकारी हमें एटिमोलॉजी के अंतर्गत ही जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या चीज़ है वो देखिए। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुने हैं ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं बताइए? 8 ना। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, 8 गो हुआ ना। वहीं 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन हम इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट्स में करते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट्स का नाम है एटिमोलॉजी। आज आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच जो आता है वो इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट्स में आता है, जिसका नाम है एटिमोलॉजी। अर्थात नाउन प्रोनाउन जो पढ़ते हैं वो एटिमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम एक एक पार्ट्स को आपको क्लियरली रूप से पढ़ाएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए अब लिख देते हैं एटिमोलॉजी का क्या होता है, इसके बाद आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, एटिमोलॉजी देखिए, इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को एटिमोलॉजी कहा जाता है, जिस भाग से हमें शब्दों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल, यानी कि जैसे WORDS वर्ड्स की बनावट, वर्ड्स की बनावट, ठीक है, वर्ड्स का नाम, वर्ड्स का नाम, वर्ड्स का प्रयोग, वर्ड्स का यूज, ठीक है, ये सब हमको सीखने का मौका कहाँ मिलता है? एटिमोलॉजी के अंतर्गत। एक बार फिर से समझिए, इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को एटिमोलॉजी कहा जाता है जिस भाग से हमें, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग से हमें शब्दों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे वर्ड्स की बनावट क्या है, वर्ड्स के आकार क्या है, वर्ड्स का नाम क्या है, कौन सा वर्ड्स का प्रयोग किस सिचुएशन में की जाती है। ठीक है, ये सारा कुछ हमको पढ़ने का एटिमोलॉजी में मिलता है। अब देखिए नोट में लिखा देते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग अध्ययन करते हैं वो नोट में लिखा देते हैं। लिख लीजिए, ये सब आप लोग के काम आने वाला है। नोट डायरेक्ट लिख देते हैं इसके अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए डायरेक्ट लिख लीजिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स का हम अध्ययन करते हैं वो देखिए। नाउन, NOUN नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन। उसके बाद 8वां है कंजक्शन,
CONJUNCTION कंजंक्शन, ठीक है, CONJUNCTION कंजंक्शन। चलिए देखिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, ठीक है। तो इटिमोलॉजी के अंतर्गत हम कौन कौन से पार्ट्स का, कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं, पता चल गया। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन कंजंक्शन इत्यादि ये सब के हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए, हर एक इंग्लिश ग्रामर के हर एक पार्ट्स को हम और हर एक पार्ट्स के अंतर्गत जो जो चैप्टर्स आती है उन सभी चैप्टर्स का हम एक तरफ से विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे, विस्तार पूर्वक से एक्सप्लेन करेंगे। साथ बने रहिए बस, और वीडियो को नंबर के हिसाब से देखिए, चैप्टर के हिसाब से नहीं, ठीक है। पैसेज तक भी सिखा देंगे जिससे आप कहीं पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, एटिमोलॉजी को लिख लिए। अब चलते हैं इंग्लिश ग्रामर का तीसरा पार्ट्स। इंग्लिश ग्रामर का तीसरा पार्ट्स क्या है, बोलिए बोलिए फटाफट। सिंटैक्स ना, इंग्लिश ग्रामर के तीसरा पार्ट्स का क्या नाम है, सिंटैक्स। तो चलिए आज चलते हैं सिंटैक्स पे। अभी चलते हैं सिंटैक्स पे। सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स की हिंदी होती है वाक्य विचार। सिंटैक्स की हिंदी वाक्य विचार। चलिए वाक्य विचार पर विचार करते हैं। सिंटैक्स क्या है, किसे कहते हैं, वो देखिए। इंग्लिश ग्रामर के उस हिस्सा या उस भाग को सिंटैक्स कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के जिस हिस्सा या जिस भाग से हमें ट्रांसलेशन बनाने वाली संपूर्ण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के जिस हिस्सा या जिस भाग से हमें ट्रांसलेशन बनाने वाली संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण नियमों की नॉलेज प्राप्त होती है, इंग्लिश ग्रामर के उन्हीं या उसी हिस्सा या भाग को हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंटैक्स कहते हैं, समझ गए। अब सिंटैक्स से अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आती है वो देखिए। जैसे यूज ऑफ, EMR, यूज ऑफ, वाज अवेयर, हैज या हैव, विल हैव या शैल हैव, है ना, विल बी या शैल बी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, है ना, रिमूव टू, डिग्री, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स यानी मतलब हुआ कि ट्रांसलेशन बनाने वाली जितनी भी चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स का अध्ययन हम सिंटैक्स के अंतर्गत करते हैं। आज इनके बाद नहीं पूछेगा हम ये सब किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना भी आता है, जितनी भी चैप्टर्स है ट्रांसलेशन बनाने वाला, उन सब के सब चैप्टर्स जो है सिंटैक्स के अंतर्गत आती है। जैसे देखिए, चलिए सिंटैक्स के बारे में लिखा देते हैं कि सिंटैक्स क्या है। इंग्लिश सिंटैक्स इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को कहते हैं सिंटैक्स इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को कहते हैं जिससे हमें ट्रांसलेशन बनाने वाली संपूर्ण CHAPTERS चैप्टर्स की जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए। सिंटैक्स क्या है? इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को सिंटैक्स कहते हैं जिससे हमें ट्रांसलेशन बनाने वाली संपूर्ण चैप्टर्स की जानकारी प्राप्त होती है। नोट में देखिए, नोट यानी कि सिंटैक्स के जो अंतर्गत है
कौन कौन से चैप्टर्स हम अध्ययन करते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं वो देखिए। मेन चैप्टर्स बतलाते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। बाकी इतना तो खुद से भी दिमाग लगाइएगा कि जितनी भी चैप्टर्स है जिससे ट्रांसलेशन बनाने वाली रूल निकलती है, उन सभी चैप्टर्स का अध्ययन सिंटैक्स में किया जाता है। फिर भी हम कुछ मेन चैप्टर्स का नाम लिख देते हैं, जैसे TENS टेंस, VOIC वॉइस, नरेशन NARRATION नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ETC, ठीक है। ETC का मतलब हुआ यूज ऑफ, इजमार, यूज ऑफ, वाज अवेयर, हैज या हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव, विल बी या शैल हैव, सॉरी विल बी या शैल बी, है ना। स्पेशल स्ट्रक्चर्स, डिग्री, रिमूव टू, सिंटैक्स, है ना। जितनी भी चैप्टर्स है सब के सब सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स कहाँ सीखने का हमको मौका मिलता है, सिंटैक्स के अंतर्गत, जो कि इंग्लिश ग्रामर के तीसरा पार्ट है, ठीक है। चलिए ये समझ गए। इसके बाद चलता है अपना सब पंक्चुएशन इंग्लिश ग्रामर के चौथा भाग क्या है, पंक्चुएशन ना। तो चलिए पंक्चुएशन पे चलते हैं। पंक्चुएशन के बारे में आप जानते हैं, पंक्चुएशन क्या है। पंक्चुएशन, ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है, चिन्ह विचार, ठीक है। देखिए पंक्चुएशन इंग्लिश ग्रामर के उस हिस्सा या उस भाग को हम पंक्चुएशन कहते हैं जिस हिस्सा से हमें, ठीक है, जिस हिस्सा से हमें चिन्हों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। पंक्चुएशन किसे कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को या उस पार्ट्स को हम पंक्चुएशन कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के जिस हिस्सा या जिस पार्ट्स से हमें चिन्हों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात कौन से चिन्ह का क्या नाम है, कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है, ये सब जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैसे इसके नाम क्या है, इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का नाम क्या है, इसका क्या नाम है ना। यानी जितनी भी आपको चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है ना, कौन सा चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, कौन से चिन्ह का क्या नाम है, उन सारी बातें आपको सीखने का मौका मिलेगा पंक्चुएशन में, ठीक है। तो हम एक बात को फिर से हम विस्तार से बताएंगे, एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर करके पढ़ाएंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। पंक्चुएशन ENGLISH इंग्लिश MM यार इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को पंक्चुएशन लिख लीजिएगा यहाँ से, पंक्चुएशन कहा जाता है तो है जिस भाग से हमें चिन्हों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। एग्जाम्पल यानी कि जैसे चिन्हों का नाम, ठीक है, चिन्हों का यूज यानी प्रयोग, अर्थात कौन से चिन्ह का क्या नाम है, कौन से चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है, वो जानना अति आवश्यक है। एक हम देखिए चिन्ह के बारे में अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या अर्थ से अनर्थ हो जाता है, वो देखिए क्या होता है। जैसे है, देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, कहते हैं वह बाजार जाता है,
वह बाजार जाता है। देखिए, अगर किसी को आप सिंपल तरीके से बोल दीजिएगा वह बाजार जाता है, मतलब यह हुआ वह बाजार जाता है, इससे क्वेश्चन करने का बोध नहीं होता है। ठीक है, भाव को पकड़िए, भाव को क्या कहता है, वह बाजार जाता है, यानी कि वह बाजार जाता है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को यहाँ जो है वह बाजार जाता है, ठीक है, क्या है, वह बाजार जाता है। अब इसी सेंटेंस को हम, ठीक है, इसी सेंटेंस को हम अपने भाव को बदलते हुए कहेंगे। देखिए कैसे कहेंगे, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो सुनने वाले हमको जवाब देगा हाँ या ना में, हाँ वह बाजार जाता है, या नहीं वह बाजार नहीं जाता है। यानी कि देखिए यही सेंटेंस है, वह बाजार जाता है। हाँ, इसी का अगर भाव के अनुसार, अगर भाव को हम बदल के बोले तो इसका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते वह बाजार जाता है, मतलब वह बाजार जाता है, या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का भाव आ गया इसमें। अगर वह बाजार जाता है, इसी सेंटेंस को जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को अगर हम भाव को बदल के कह दी थोड़ा सा, वह बाजार जाता है, अरे वह बाजार जाता है, तो मतलब यह हुआ मेरे भाव जो है प्रश्न कर रहा है, मेरे भाव प्रश्न करने वाली आ गया है और सुनने वाला हमको जवाब देगा नहीं वो बाजार नहीं जाता है, हाँ वो बाजार जाता है ना, हाँ या ना में कुछ किसी चीज़ में वो जवाब देगा, है ना। तो यही बात है चिन्ह का। चिन्ह दर्शाता है कि आपके विचार क्या कहता है। चिन्ह क्या दर्शाता है, चिन्ह आपके विचार को दर्शाता है कि आपके विचार जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, कौन सी विचार है वो विचार को दर्शाता है। देखिए अगर हम यहाँ पर, ठीक है, इसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव या जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अगर इस चिन्ह का हम प्रयोग कर देते हैं, इस चिन्ह का भाव क्या हो जाता है, अफर्मेटिव हो जाता है, यानी कि वह बाजार जाता है। हाँ जाता है तो जाता है, हमको क्या लेना देना है ना। इसका भाव क्या जाता है, सकारात्मक आ जाता है, अफर्मेटिव हो जाता है। ठीक है, वह बाजार जाता है तो जाता है। अगर ये चिन्ह ना दे करके हम यहाँ पर प्रश्नात्मक चिन्ह दे दें इस तरह से, ठीक है, तो वाक्य वही है, वह बाजार जाता है। देखिए वाक्य वही है, वह बाजार जाता है। लेकिन अगर चिन्ह हम ये दे दे प्रश्नात्मक का, तो इसका भाव जो है वो स्पष्ट हो जाता है कि किसी ने हमसे प्रश्न किया है, समझे ना, इसका भाव बदल जाता है। तो इस स्थिति में जैसे ही यहाँ पर यह चिन्ह पड़ेगा तो इसको बोलने का भी तरीका अलग हो जाएगा। बोला जाएगा वह बाजार जाता है, मतलब क्या हुआ, क्या वह बाजार जाता है, इस तरह से इसका भाव बदल जाता है। इसलिए हम बोले चिन्ह के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह आपके मन के विचार को दर्शा देता है। ठीक है, और इसीलिए पंक्चुएशन के अंतर्गत हमने बतलाया कि क्या सीखेंगे। पंक्चुएशन के अंतर्गत हमने चिन्ह के बारे में सीखेंगे, चिन्ह का नाम क्या है, कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, उस तरह हम पंक्चुएशन में सीखेंगे। तो पंक्चुएशन भी एक एक करके पढ़ाएंगे, बस साथ मेरे बने रहिए, बस इतना ही कहेंगे। वीडियो के नंबर के हिसाब से देखिए, पैसेज सीखना है 3 क्लास से लेकर 12th क्लास तक तो, और ग्रामर पढ़ना है विस्तार रूप से, विस्तार से ट्रांसलेशन विभाग पढ़ना है विस्तार से, पैसेज पढ़ना है विस्तार से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ गए सिंटैक्स क्या है। अब चलते हैं इंग्लिश ग्रामर के 5वें भाग। क्या था इंग्लिश ग्रामर, कौन सा था 5वां भाग का नाम क्या था बताइए, याद कीजिए। देखिए इंग्लिश ग्रामर के 5वां भाग का नाम था प्रोसोडी। क्या था, प्रोसोडी। चलिए जानते हैं प्रोसोडी के बारे में कि प्रोसोडी क्या है। ठीक है, प्रोसोडी PROSODY, प्रोसोडी। प्रोसोडी की हिंदी होती है छंद विचार, प्रोसोडी की हिंदी होती है छंद विचार। ठीक है, चलिए छंद विचार क्या होता है, किसे कहते हैं वो देखिए। छंद विचार के अंतर्गत ही कोई जो है कविता लिखा जाता है, उसका रूल भी होता है, कविता भी लिखने का रूल होता है, किस तरह से कितना पंक्ति होता है कविता होता है, कितनी पंक्ति का कविता होता है, और कैसे लिखा जाता है कविता, हर एक चीज़ का रूल है। ठीक है, तो वो सब जो चीज़ सीखने को मौका मिलता है हमको प्रोसोडी के अंतर्गत ही मिलता है, छंद विचार के अंतर्गत ही मिलता है, प्रोसोडी की हिंदी छंद विचार। ठीक है, इसी के अंतर्गत मिलता है। तो प्रोसोडी के बारे में आप जानते हैं प्रोसोडी क्या है। देखिए इंग्लिश ग्रामर के उस हिस्सा या उस भाग को हम प्रोसोडी कहते हैं जिस हिस्सा या जिस भाग से कहानी, कविता, लेख, संक्षेपण etc हमको शुद्ध
पढ़ने और सीखने, बोलने इत्यादि का जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। जैसे हम अभी हिंदी भाषी हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, है ना, इसलिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो जब हम हिंदी भाषा में जो भी हिंदी भाषा की बुक्स हैं, हिंदी भाषा की किताब हैं, ठीक है, उस किताब को पढ़ के हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, या जो भी हिंदी भाषा में कविता, कहानी, लेख, संक्षेपण जो भी है, अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है प्रोसोडी। अगर वो सीख गए मतलब प्रोसोडी सीख गए, अगर प्रोसोडी सीख गए तो मतलब इंग्लिश सीख गए, है ना। तो प्रोसोडी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, प्रोसोडी के बारे में चलिए लिखते हैं। प्रोसोडी के बारे में एक बार फिर से सीख लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर के उस हिस्सा या उस भाग को प्रोसोडी कहते हैं जिस हिस्सा या जिस भाग से हमें संक्षेपण, कहानी, कविता, लेख इत्यादि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इसको अच्छे से उतारिए। प्रोसोडी ENGLISH इंग्लिश GRAMMAR इंग्लिश ग्रामर के उस भाग को हम प्रोसोडी कहते हैं जिस भाग से हमें या जिस भाग में हमें कहानी, कविता, लेख, संक्षेपण इत्यादि, ठीक है, का संपूर्ण KNOWLEDG नॉलेज प्राप्त हो। ठीक है, नॉलेज प्राप्त हो उसे हम प्रोसोडी कहते हैं। ठीक है, प्रोसोडी आज यहीं तक, यह प्रोसोडी है। आज हमने कल जो बाकी रह गया था वीडियो नंबर 3 में, उनको वीडियो नंबर 4 में हमने वीडियो नंबर 4 में बिल्कुल रूप से एक्सप्लेन कर दिया है। इसको अच्छी तरह से देखिए। और ये जो चैप्टर है द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो है चलेंगे, यहाँ देखिए सिलेबस है, बताया था आप लोग सिलेबस के अनुसार से पढ़ाते हैं। तो पहला क्या है, बेसिक है। दूसरा क्या है, द इंट्रोडक्शन। देखिए पहला बेसिक, दूसरा द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। अब जो द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर खत्म हो गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हिस्सा में खत्म हुआ है। अब कल चलेंगे अपना ऑर्थोग्राफी पर। ऑर्थोग्राफी तो आज बतला ही दिए हैं, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ना है क्या है बतला दिए हैं। ऑर्थोग्राफी भी खत्म हो गया है, यानी कि बेसिक क्लासेस द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर खत्म हो गया है, ऑर्थोग्राफी खत्म हो गया है। अब कल चलना अपना सबको अल्फ़ाबेट्स पर। अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे, कल के टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा। अल्फ़ाबेट्स, कल अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद वॉयस पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से सिलेबस को ख़त्म करना है। अगर सिलेबस को ख़त्म करना है तो वीडियो के नंबर के हिसाब से देखना है सिलेबस को। चलिए कल कौन से चैप्टर, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो नंबर 5 में। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।